नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी का दोस्तों 2018 में जो प्रवक्ता का पेपर हुआ था, उसका दोस्तों आज हम सॉल्व पेपर देखेंगे और इसमें जो आंसर रहेंगे दोस्तों वो जो है आपका उसमें जो आंसर की आई थी 2018 में, उसी के अकॉर्डिंग इसमें आंसर भी रहेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और ये दोस्तों पेपर सेट जो है ये ए है दोस्तों, ठीक है। पेपर सेट ए है, आप देख लेना कि इसमें किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में हिंदी से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन है आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे। ऑप्शन देखिए, अमीर खुसरो, हेमचंद्र, स्वयंभू या फिर विद्यापति। क्या हो जाएगा राइट आंसर। आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का अमीर खुसरो। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से अमीर खुसरो के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों मैंने आपको जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं हिंदी के, वहाँ से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन दोस्तों वहाँ भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है। ठीक है, कि आदिकाल को आधार काल किसने कहा है। ठीक है, तो आदिकाल को दोस्तों आधार काल किसने कहा है। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर मोहन अवस्थी या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोहन अवस्थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, डॉक्टर मोहन अवस्थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आल्हा और उदल किस राजा के सामंत थे। आपको बताना है आल्हा और उदल किस राजा के सामंत थे। ऑप्शन देखिए, परमाल, जगनिक, कीर्तिदत्त या फिर औरंगजेब। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का, आल्हा और उदल किस राजा के सामंत थे। तो दोस्तों ये परमाल राजा के सामंत थे आल्हा और उदल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन देखिए, चरपट नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ या फिर जलंधर नाथ। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो नाथ पंथ मैंने बताया था अच्छे से आपको, इसके प्रवर्तक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोरखनाथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी से 2018 में। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में सिद्धों की संख्या जो है कितनी मानी जाती है, 84, 65, 72 या फिर 66। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का, सिद्धों की संख्या जो है कितनी मानी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 84। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है, 84 मानी जाती है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है इनमें से कौन जो है अष्टछाप का कवि नहीं है। ठीक है, ये भी मैंने आपको जो प्रैक्टिस सेट करवाए हैं वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं। ठीक है, ये पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको इसमें कुछ इनको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, तो अष्टछाप के कवि याद रखने हैं कौन कौन से अष्टछाप में आते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन जो है अष्टछाप का कवि नहीं है, बताना है। कुंभन दास देखिए, कुंभन दास, सूरदास, हरिव्यास देव या फिर चतुर्भुज दास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुंभन दास भी आपके अष्टछाप में आते हैं, सूरदास भी आते हैं, ठीक है, चतुर्भुज दास भी आते हैं। तो कौन नहीं आता है, हरिव्यास देव। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अष्टछाप के कवि आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको अच्छे से इनको बता रखा है, आप उनको जरूर देखिए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर कीजिए, हठ योग का उपदेश किसने दिया था। ठीक है,
हठ योग का उपदेश किसने दिया था, ये भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बता रखा है। हठ योग का उपदेश जो है किसने दिया था, गोरखनाथ ने, गौतम बुद्ध ने, कबीर ने या फिर गुरु नानक ने। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का, हठ योग का उपदेश किसने दिया था, राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोरखनाथ। ठीक है, अभी अभी आपने देखा कि गुरु गोरखनाथ से यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, पहले पूछा था नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, अब पूछ दिया है यहाँ पर हठ योग का उपदेश किसने दिया था। ठीक है, तो याद रखेंगे गुरु गोरखनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। यहाँ पर बताना है निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। पंक्तियां देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ठीक है, तो ये दोस्तों पंक्तियां जो हैं ये इनमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछे गए थे हिंदी से 2018 में, और आगे भी दोस्तों आपने इसी प्रकार से देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तो दोस्तों इन पंक्तियों पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा इसमें रूपक अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करवा रखा है। देखिए कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह कथन किस आलोचक का है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। कई बार दोस्तों ये परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पर आपका 2018 में पूछा गया है, कबीर कबीर जो है वाणी के डिटेक्टर थे, तो दोस्तों ये किसने कहा है। तो यहाँ पर देखिए गोविंद त्रिगुणायत, परशुराम चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, ये कहा है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह कथन किस आलोचक का है, तो ये आलोचक है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। तो सखी संप्रदाय का पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, भगवत रसिक, नागरीदास, स्वामी हरिदास, चतुर्भुज दास। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये भी दोस्तों मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। ठीक है, मैंने कई बार जो है प्रैक्टिस सेट में आपको बता रखा है, कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है तुलसीदास को। ठीक है, ऑप्शन देखिए, नाभादास, स्मिथ, गेरसन या फिर रहीम। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तुलसीदास को जो है कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। तो ये कहा है दोस्तों नाभादास ने। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, याद रखेंगे तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। तो दोस्तों ये कहा है नाभादास ने। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 11 12। ठीक है, तो 12 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे दोस्तों। मीरा की भक्ति जो है किस प्रकार की है, यहाँ पर पूछा गया है। मीरा की जो भक्ति है वो किस प्रकार की है। पहला देखिए दास्य भाव, दूसरा देखिए सख्य भाव, तीसरा माधुर्य भाव और चौथा वेदी भाव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीरा की भक्ति किस प्रकार की थी दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, माधुर्य भाव। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, यह कथन किसका है, आपको बताना है। भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, ये कथन किसने कहा है। ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्यर्सन या फिर मिश्र बंधु या फिर शिव सिंह सेंगर। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, ये कथन कहा है दोस्तों जॉर्ज ग्यर्सन ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 का आंसर करेंगे। 14 का आंसर करना है, क्वेश्चन देखिए, शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आप सभी जानते हैं शुद्ध अद्वैतवाद के। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? शुद्धाद्वैतवाद की प्रवर्तक कौन है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचारी। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है, ये भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन जो है द्विवेदी युग का कवि नहीं है? आपको बताना है इनमें से द्विवेदी युग का कवि कौन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, हरिऔध, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे या फिर रागी राघव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? निम्नलिखित में कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो देखिए द्विवेदी युग का कवि यहाँ पर गोपाल चरण सिंह भी हैं, ठीक है, और हरिऔध भी हैं, ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे भी हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राघव राघव जो है ये आपके द्विवेदी युग में नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करना है, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? प्राचीन पंडित और कवि दोस्तों ये किसकी रचना है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर स्वामी सत्यानंद। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 16 का? प्राचीन पंडित और कवि जो है ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गोरखबानी के संपादक कौन है? तो ये भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था। गोरखबानी जो है इसके संपादक कौन है? ऑप्शन देखिए, राहुल सांकरत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर बताया था मैंने आपको, गोरखबानी जो है इसके जो संपादक थे वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से नंद दुलारी वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है? यहाँ पर आपको बताना है नंद दुलारी वाजपेयी की जो समीक्षा कृति है वो कौन सी है। इसमें से पहला देखिए, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका या फिर आधुनिक साहित्य की भूमिका। तो यहाँ पर दोस्तों 18 में क्या हो जाएगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से नंद दुलारी वाजपेयी की जो समीक्षा कृति है वो है दोस्तों हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे ये नंद दुलारी वाजपेयी की क्या है? समीक्षा कृति है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। 19 है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक हैं। आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी देखिए डॉक्टर रामचंद्र तिवारी या फिर डॉक्टर चंद्रशेखर या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन हैं? तो 19 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है इनकी आलोचनात्मक कृति है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है दोस्तों, देखिए आंसर कीजिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, 1900, 1903, 1901 या फिर 1905। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? दोस्तों मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन कितने वर्ष तक किया था। ठीक है, और कब से इसको जो है प्रारंभ किया था। ठीक है, तो मैंने बता रखा है आपको, अच्छे से कई बार बता रखा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है दोस्तों
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब किया? राइट आंसर हो जाएगा 1903। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1903 में संपादन कार्य जो है प्रारंभ किया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में बताना है दोस्तों आपको, प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ? मैंने ये भी बता रखा है आपको, प्रैक्टिस सेट आप जरूर देखें, वहाँ पर जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपके क्वेश्चन जो है वहाँ पर तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था प्रिय प्रवास जो है या इसका जो प्रथम प्रकाशन है वो कब हुआ था? ऑप्शन देखिए 1865, 1914, 1920 या फिर 1922। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? प्रिय प्रवास का जो है जो प्रथम प्रकाशन हुआ था इसका कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन हुआ था 1914 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करवा रखा है। कवि वचन सुधा की संपादक थे। ठीक है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। क्या हो जाएगा बताइए? कवि वचन सुधा, ये बता रखा है मैंने कई बार प्रैक्टिस सेट में आपको। इसके जो संपादक थे वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है दोस्तों संपादक थे कवि वचन सुधा के। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसके बाद देखिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर कीजिए। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? आपको बताना है राजा भोज का सपना। ठीक है, तो राजा भोज का सपना जो है ये कहानी है दोस्तों, इस कहानी के लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? आपको याद रखना है राजा भोज का सपना जो है दोस्तों ये कहानी है। इस कहानी को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है दोस्तों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देखिए, इसका आंसर करेंगे। 24 है दोस्तों, छायावाद जो है विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। तो ये कथन किसका आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? छायावाद जो है विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। ये किसने कहा है? ये कथन किसका है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, छायावाद जो है विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है दोस्तों, महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सीधे सीधे आपको मैंने बताया था। ठीक है, महादेवी वर्मा को जो है किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस काव्य संग्रह के लिए? तो इजी है दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा है, तो राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को जो है यामा के लिए जो है मिला था आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बताना है, जालपा जो है हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है जालपा। ठीक है, जालपा जो है हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है दोस्तों? ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, गबन या फिर परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का? जालपा जो है, जालपा हिंदी की किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? जालपा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गबन। ठीक है, गबन, गोदान गबन सब आपने पढ़े हैं दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। सी यानी कि गबन उपन्यास में जो नायिका है वो कौन है? जालपा है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा और समाज पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बताना है, भाषा और समाज जो पुस्तक है दोस्तों ये किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए, रामविलास शर्मा, भोलानाथ तिवारी, भगीरथ मिश्र या फिर डॉक्टर कर्ण सिंह। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का? भाषा और समाज जो पुस्तक है दोस्तों ये किसने लिखा है? इसको लिखा है रामविलास शर्मा के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे भाषा और समाज पुस्तक के लेखक हैं रामविलास शर्मा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो ये आप सभी ने पढ़ा है। 28 में देखिए आवारा मसीहा, ठीक है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रभाकर माचवी, विष्णु प्रभाकर या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवारा मसीहा आप सभी जानते हैं। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है दोस्तों आवारा मसीहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देखिए, छायावाद को जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? ये भी दोस्तों क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करवा रखा है, ठीक है। छायावाद को जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है किस आलोचक ने कहा है, ठीक है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, किसने कहा है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर नगेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर देवराज या फिर गंगा प्रसाद पांडे। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का? छायावाद को जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है किस आलोचक ने कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने दोस्तों कहा है कि छायावाद को जो है क्या कहा है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? आपको बताना है जहाज का जो पंछी है ये किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है या फिर मनोवैज्ञानिक है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का? जहाज का पंछी जो है ये किस प्रकार का उपन्यास है दोस्तों? ये है आपका मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में बताना है दोस्तों आपको, 31 क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला खंड है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। ये किसकी आत्मकथा का पहला खंड है? ऑप्शन देखिए, हरिवंश राय बच्चन, हरिभाऊ उपाध्याय, श्याम सुंदर दास या फिर वियोगी हरि। क्या हो जाएगा राइट आंसर 31 का? क्या भूलूं क्या याद करूं दोस्तों, ये किसकी आत्मकथा का पहला खंड है? तो आप सभी जानते हैं हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का पहला खंड है दोस्तों ये, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। 32 देखिए, कविता के नए प्रतिमान किस आलोचक की कृति है? आपको बताना है कविता के नए प्रतिमान, ठीक है। कविता के नए प्रतिमान जो है ये किस आलोचक की कृति है बताना है। ऑप्शन देखिए, लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें? कविता के नए प्रतिमान जो है ये किस आलोचक की कृति है? तो ये है दोस्तों नामवर सिंह की, ठीक है। ये भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। तो 33 में आपको बताना है दोस्तों, तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तार सप्तक दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, पहला दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, ठीक है। कब ये तार सप्तक का प्रकाशन हुआ और इसमें कौन कौन से आपकी कब कौन कौन से इसमें लेखक आते हैं, ये सारा मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तार सप्तक का प्रथम बार जो प्रकाशन हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 33 का? ऑप्शन देखिए, 1940, 1941, 1943, 1942। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 33 का तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1943 में, 1943 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या है देखिए, निम्न में से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास इन चारों में से कौन सा है? ऑप्शन देखिए, पहला हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, उपसंहार, सुरंग में सुबह या फिर नमामि गिरामम। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, ठीक है। और मनोहर श्याम जोशी से दोस्तों सारे मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको प्रैक्टिस सेट में सारे जो है करवा रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में बता रहे हैं दोस्तों, भारत की संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? ऑप्शन देखिए, 14 सितंबर 1939,
14 सितंबर 1949, 14 जनवरी 1950 या फिर 14 सितंबर 1951। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 का, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, चलिए 36 का आंसर करेंगे। 36 है, हिंदी का संबंध जो है किस भाषा परिवार से है? तो आप सभी जानते हैं हिंदी का जो संबंध है, ठीक है, किस भाषा परिवार से है? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा भारोपीय परिवार। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 37। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या रहेगा? 37 है दोस्तों, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है। आपको बताना है केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, लखनऊ, वाराणसी, नई दिल्ली या फिर आगरा। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है दोस्तों आपका आगरा में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए मालवी जो है हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, हिंदी की किस भाषा उपभाषा में आती है, उपभाषा की बोली में आती है मालवी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी या बिहारी। राइट आंसर हो जाएगा 38 का क्या हो जाएगा? राजस्थानी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39। 39 का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कौन सी बोली, मैंने आपको सारे बता रखे हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी आपकी पूर्वी में आती है, पश्चिमी में आती है, ठीक है, बिहारी, हिंदी, राजस्थानी, तो सब मैंने आपको डिटेल में बता रखे हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत यहाँ पर कौन सी बोली आती है? ऑप्शन देखिए, नेपाली, गढ़वाली, लहंदा या फिर ब्रज। क्या हो जाएगा राइट आंसर 39 का? तो इसमें दोस्तों आपको याद रखना है मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है गढ़वाली। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर बताना है शुद्ध वर्तनी किस शब्द में है। ठीक है, वर्तनी शुद्ध बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी आपका यथेष्ट होता है, ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, ठीक है, ये भी अपराधी, निरपराधी जो है इसे लिखा जाता है। मिष्ठान आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 40 का। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 41। 41 देखिए, कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, बघेली, ब्रज, बांगरू या फिर खड़ी बोली। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बघेली। ठीक है, ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी ब्रज, बांगरू और खड़ी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। 42 में बताना है दोस्तों आपको निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? ठीक है, तो 42 में आपको बताना है कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध है, ये बताना है। ठीक है, जागृत, जागृति, उन्नत या फिर पृष्ठ। ठीक है, कौन सा इसमें अशुद्ध है? देखिए उन्नत तो ठीक है, ठीक है, पृष्ठ भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 का? जागृति ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 में बताना है दोस्तों पावस शब्द है, तो ये पावस शब्द जो है कैसा शब्द है? पावस ये तत्सम शब्द है, देशज है, तद्भव है या फिर संकर शब्द है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का? पावस शब्द जो है दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 में। ठीक है, तत्सम, तद्भव आपको सारे याद रखने हैं दोस्तों। तत्सम, तद्भव, देशज, संकर, ये सारे दोस्तों मैंने आपको जो है चैनल में करवा रखे हैं दोस्तों, वहाँ आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 में दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है।
ठीक है। शुद्ध वाक्य बताना है, यहाँ पर 4 वाक्य दिए हैं आपके, कौन सा इसमें सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 में। देखिए पहला है उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होनी चाहिए। दूसरा है यहाँ पर कल एक छात्र और छात्रा बैठी थी। तीसरा देखिए महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, या फिर हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा इसमें से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 44 में आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लक्ष्य जो है देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका क्या है, शुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। 45 का आंसर करना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक शब्द जो है तत्सम नहीं है। ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर, कौन सा इसमें तत्सम नहीं है। देखिए श्रावण वाले मैंने आपको बताए थे, 100 वाले, ये तो आपके तत्सम में आते हैं, ये भी तत्सम है घर पर। ठीक है, अर्पण भी आपका तत्सम है। तो इसमें तत्सम जो नहीं है वो है आपका सुमिरण। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक है, चलिए 46 में चलिए इसका आंसर कीजिए। 46 का, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे अतिथि कहते हैं, अनागत कहते हैं, अनाहूत कहते हैं, या फिर अयाचित कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसे बुलाया न गया हो उसको क्या बोलेंगे, अनाहूत बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 46 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 47। 47 का आंसर करेंगे दोस्तों, जिसका संबंध जो है उपनिवेश से हो उसके लिए जो है एक शब्द क्या होगा। ठीक है, जिसका संबंध उपनिवेश से हो, ठीक है, उसको हम जो है एक शब्द क्या होगा इसके लिए, औपनिवेशिक होगा, उपनिवेशिक होगा, उपनिवेशिक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 47 का, जिसका संबंध उपनिवेश से हो उसको कहते हैं दोस्तों औपनिवेशिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसका संबंध उपनिवेश से हो उसको बोलते हैं औपनिवेशिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में आंसर करना है, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक बोलते हैं। ठीक है, या फिर ऐतिहासिक बोलते हैं, या फिर प्रागैतिहासिक बोलते हैं, या फिर समसामयिक बोलते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो उसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपको बताना है अत्यंत में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। प्रत्यय और उपसर्ग मैंने आपको बता रखे हैं दोस्तों अच्छे से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, अत्य, अत, अत्यन, या फिर अति। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अत्यंत में जो है दोस्तों अति उपसर्ग होगा। ठीक है, उपसर्ग जो है आगे आपका लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50। सपरिवार में कौन सा समास है, आपको बताना है सपरिवार। ठीक है, सपरिवार में कौन सा समास होगा, बहुब्री होगा, अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा, या फिर कर्मधारय होगा। ठीक है दोस्तों, ये समास संधि सारी चीज़ें जो है, समास संधि आपका ग्रामेटिकल जो ग्रामर पोर्शन है ये मैंने दोस्तों करा रखा है आपको चैनल में। तो वहाँ से आप इसको देख के जो है डिटेल में इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपरिवार में कौन सा समास हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन देखे। ठीक है, और आपको जो है 50 क्वेश्चन जो है इसके शेष अभी रहे हैं दोस्तों। ठीक है, टोटल इसमें जो है आपके हिंदी में 100 क्वेश्चन थे 2018 में। ठीक है, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, और 50 क्वेश्चन दोस्तों हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।